राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए जो कार्यक्रम है वो इसकी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज का जो सत्यापन का कार्य है वो शिक्षा विभाग के द्वारा मंडल स्तर के ऊपर किया जा रहा है। और अभ्यर्थी का दस्तावेज है वो जिस मंडल में उसका सत्यापन होना है, जहां पर उसको उपस्थित होना है, उसकी जो कंप्लीट लिंक है वो आपकी rsmssb.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कौन से मंडल स्तर के ऊपर कहां पर होगा, कंप्लीट आपके रोल नंबर है, कौन सी दिनांक को है, आपके कौन सी मेरिट क्रमांक है, सारी डिटेल है वो इस वेबसाइट के ऊपर डाली जाएगी। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो उसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। देखिए ये जो प्रेस विज्ञप्ति है ये कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, तो इसमें ऐसे काफी महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं जो आपको जानने जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जस्ट पहले ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसमें साफ तौर से मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन यानी आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी आपको सभी दस्तावेजों के साथ में स्व प्रमाणित, यानी कि आपको जो इस तरीके से आप जो साइन करते हैं वो स्व प्रमाणित करके और जमा फीस की जो प्रति है वो आपको अपने साथ में लानी है, 2 प्रतियां। ठीक है, यानी आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसको आपको 2 प्रिंट आउट उसके निकालने हैं। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जितनी भी आपकी 10वीं की, 12वीं की, कॉलेज की, आपने जैसे मान लो बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी लगाई है, आरएससीआईटी का डिप्लोमा भी लगाया है। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने बीएसटीसी का डिप्लोमा भी लगाया है, हालांकि उसका कोई सेंस बनता नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने लगाया है। तो जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और 2-2 प्रति है वो अपने साथ में लेकर जानी है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड का खुद का कहना है। ठीक है, तो ये आप देख लेना इसको अपने हिसाब से। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो भी आपने 10वीं 12वीं, मैंने भी आपको बताया था कॉलेज वाला, जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता के संबंध में लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आयु, जाति, मूल। आयु का मतलब क्या है, जैसे आपकी आयु की गणना है वो 10वीं के मार्कशीट के आधार पर की जाती है, उसमें आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है उसी के आधार पर आपकी आयु की गणना की जाती है। तो 10वीं की मार्कशीट है वो आपको लेकर जानी है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन जो भी कैंडिडेट है वो विशेष योग्यजन में जैसे पीडब्ल्यूडी पीएच कैंडिडेट है उनसे संबंधित है। इसके अलावा विवाह है, जिसका विवाह हो चुका है उसको मेरिट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जो स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित है उसको स्पोर्ट्स वाला सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा आपको एनओसी है वो लेकर जानी है। इसके अलावा समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, एवं प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं के मार्कशीट के साथ में आपको प्रमाण पत्र है वो भी लेकर जाना है, 12वीं के मार्कशीट के साथ में प्रमाण पत्र, कॉलेज की डिग्री भी आपको लेकर जानी है। इसके अलावा स्वयं का पहचान पत्र, खुद की आईडी, इसका मतलब आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो। मैं कहूंगा कि 2 नहीं, आप 4-5 ले जाना। ठीक है, कम से कम 4 से 5 फोटो है वो आपके पास में होनी ही चाहिए। आदि आवश्यक रूप से साथ लाइए। अगर ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप नहीं लेकर जाओगे, ओरिजिनल की बात हो रही है, तो फिर आपको है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपका रिजल्ट है वो प्रोविजनल किया जा सकता है। इसके अलावा अभ्यर्थी जो है वो अपना ई आधार डाउनलोड करके, जिसमें क्यूआर कोड होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में क्यूआर कोड नहीं है तो आपको उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इंटरनेट से उसकी रंगीन प्रति डाउनलोड करके फिर वो लेकर चले जाना, वहां पर क्यूआर कोड होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है प्रति आवश्यक रूप से साथ लावे। इसका मतलब क्योंकि वहां पर वो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करेंगे और देखेंगे, तो आपका जो फिंगरप्रिंट है हो सकता है वहाँ पर बायोमेट्रिक भी ले, आपका जो आधार कार्ड है उसका जो स्कैनर है, कोड है, उसको क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं। इसका मतलब आपको क्यूआर कोड इसमें साफ तौर से मेंशन कर रखा है, तो आपके आधार कार्ड में क्यूआर कोड होना चाहिए, सीधी सी बात ही है। इसके अलावा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ में प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न परिशिष्ट के अनुसार, यानी कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वो सेल्फ अटेस्टेड कर लेके जाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब तो समझते हो ना आप सभी, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जाति है, मूल है, जितने भी आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर खुद के साइन करने हैं नीचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पेज है, ये 10वीं की मार्कशीट है, तो यहां पर आपको खुद के ऐसे साइन करने हैं। ठीक है, बस यहां पर ये नहीं लिखना है कि सेल्फ अटेस्टेड या स्व प्रमाणित, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर खुद के साइन कर देना, लेकिन साइन भी सेम होने चाहिए, ये भी यहां पर मेंशन कर रखा है, आगे आप आओगे तो देख पाओगे यहां पर। इसके अलावा देखिए आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरना अनिवार्य है, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपने नहीं भरा था, क्योंकि उसकी लास्ट डेट है वो निकल चुकी है, 2 मार्च लास्ट डेट थी, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आया है, बहुत से अभ्यर्थियों का कम से कम 100-150 कमेंट है वो तो मेरे नजर में आ गए। इनका ये कहना था कि लास्ट डेट निकल गई है, हमने किसी कारणवश है वो आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म है वो नहीं भरा है, क्या हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा? तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बिल्कुल होगा। यहाँ पर आप देखिए ये स्क्रूटनी फॉर्म भरना अनिवार्य है। ठीक है, पहली बात तो अनिवार्य है, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिहार्य कारण से वो नहीं भर पाया है, जैसा कि आप सभी का कहना था, तो वो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वो डाउनलोड किया हुआ फॉर्म आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में उसका प्रिंट निकाल लेना, प्रिंट निकाल करके उसमें समुचित प्रविष्टियां कर उस फॉर्म को भर लेना। भरने के बाद में उसको 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से आपको एक पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, और वो कारण सहित दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको उपस्थित हो जाना है। ठीक है, यानी कि 100 रुपए
रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर है वो आपका सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनवाकर अपने समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपनी समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेकर उनको सेल्फ अटेस्टेड करके और आपको ये दस्तावेज सत्यापन के समय वहां पर उपस्थित हो जाना है। भले ही आपने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा हो तब भी आपको ये जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो मैं मानता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद में और देखो, यहां पर आपको लिख रखा है कि जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है उसके आवश्यक कॉलम की पूर्ति में जाकर 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना है, यानी कि सीधी सी बात, स्क्रूटनी फॉर्म उसकी 2 प्रतियां आपको संलग्न करनी है और दोनों प्रतियों के साथ में स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों की निम्नानुसार अब वो जो स्क्रूटनी फॉर्म आप भरेंगे उसके साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी लिस्ट दे रखी है। इसमें एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। देखिए, शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्रों की प्रतियां, यानी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे स्क्रूटनी फॉर्म में या एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहां पर समस्त डॉक्यूमेंट्स की जो प्रतियां हैं वो आपको लगानी है स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में। इसके बाद में जन्मतिथि के सत्यापन के लिए 10वीं की अंक तालिका, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरी, आपको ओब्लिक लगाकर लिख रखा है, यानी कि अगर ये नहीं है तो फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि 10वीं की मार्कशीट तो आप सभी के पास में है, ऐसा मानना है मेरा, और वो होने के साथ में आपको अगर जन्म प्रमाण पत्र आपका बनवाया हुआ है तब आपको जन्म प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। लेकिन अगर जन्म प्रमाण पत्र के नाम में मिस्टेक है और 10वीं की मार्कशीट के नाम में मिस्टेक है तब आप 10वीं की मार्कशीट ले जाना, जन्म प्रमाण पत्र भी ले जाना, लेकिन वहां पर बिना मांगे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर नाम में मिस्टेक हो जाती है तो फिर उनको भी चेक करने में दिक्कत होती है। तो लेकिन 10वीं की मार्कशीट अगर आप लेकर चले जाओगे तो फिर आपका काम वहां पर बन जाएगा जन्मतिथि के सत्यापन के लिए। आगे देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। और जो अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का जो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी प्रति भी साथ में होनी जरूरी है। जो भी मूल निवास तो सभी का बनता है, होना है, लेकिन जो टीएसपी एरिया से संबंधित है उनका जो विशेष मूल निवास बनता है अलग से टीएसपी एरिया के लिए, वो भी आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक है। मैं देख रहा था, कल कमेंट पढ़ रहा था तो काफी बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि उनको विशेष मूल निवास लेकर जाना है या नहीं, तो आपको बिल्कुल लेकर जाना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, यानी आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग से, SC ST अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है उसके साथ जिसमें अति पिछड़ा वर्ग वो सम्मिलित किए गए, उसमें आदिम सहरिया जनजाति का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र आपको सीधा सा है वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ होना प्रस्तुत करना है, यानी ऑनलाइन आवेदन आपका जो था अप्रैल 2025 में था, उसकी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का आपका सक्षम अधिकारी के द्वारा ये जाति प्रमाण पत्र है, कौन कौन सी जाति है वो आप देख लेना, ये होना जरूरी है। अगर आपका आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का बना हुआ है तो वहां पर अभ्यर्थियों को शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। चिल्ला चिल्ला कर मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन काफी अभ्यर्थी है वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा था आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है 1% तो ऐसा नहीं है कि आपको उस जाति प्रमाण पत्र के कारण आपको सिलेक्शन से वंचित कर दिया जाएगा। अगर आप एक शपथ पत्र लगा दोगे तो आपका काम बन जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन काफी अभ्यर्थी हैं जो कि मानने को तैयार नहीं थे। तो देखो यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड ने खुद कहा है अगर बाद का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना है, आपको आरक्षण का लाभ इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिखी जो प्रति है उसकी जांच के लिए हिंदी और इंग्लिश में अभ्यर्थी का स्वयं हस्ताक्षरित जो पैराग्राफ है वो अपलोड करना है, यानी स्क्रूटनी फॉर्म में आपको अपलोड करना था, एवं उसकी मूल प्रति है, यानी आपने जो हिंदी और इंग्लिश में जो नमूना वो लिखा था उसकी स्क्रूटनी फॉर्म में तो आपने अपलोड कर दी, और जो अपलोड किया था वही नमूना आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको वहां पर लेकर जाना है, और जो राइटिंग आपने अपलोड की थी वही राइटिंग आपको वहां पर जो आप प्रस्तुत करोगे वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। अगर आपके हस्ताक्षर अलग पाए जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब काफी अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि महिला कैंडिडेट थी, जिसमें आपकी विधवा और जो परित्यक्ता महिला है वो शामिल थी। तो उनके लिए देखिए, विधवा महिला के मामले में महिला की पति की मृत्यु, यानी विधवा जो महिला है उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र उसकी आपको एक फोटोकॉपी है वो लेकर जानी पड़ेगी, जिसमें पति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो एड्रेस है उसमें जो पति का नाम लिखा हुआ है वो नाम आपका उसमें अंकित होना चाहिए स्पष्ट रूप से। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थियां साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में विवाह पंजीयन का जो प्रमाण पत्र है, यानी कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर जाना है। अगर आपका किसी कारणवश मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना था, क्योंकि हो सकता है कि किसी की शादी हो और महीने 1.5 महीने में भी शांत हो सकता है कोई व्यक्ति, तो आपका अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं भी बना है तो कोई बात नहीं है, आपको पति पत्नी की कोई एक संयुक्त आईडी देनी पड़ेगी। संयुक्त आईडी का मतलब आपका वो राशन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपके आधार कार्ड में ऐसा लिखा हुआ हो सकता है कि अनिता वाइफ ऑफ आपका जो भी आपके पति थे उनका नाम है वो लिखा हुआ हो सकता है, यानी कि आपको अपने पति का जो नाम है वो एक संयुक्त आईडी के रूप में आपको वहां पर पेश करना पड़ेगा। वोटर आईडी हो सकती है वो। इसके अलावा प्रमाणित दस्तावेज की जो प्रति आपको वहां पर संलग्न करनी है, यानी कि इनमें से कोई भी एक चीज है वो आपको वहां पर
प्रस्तुत करनी पड़ेगी जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका नाम जो भी है अनिता सुनीता, वाइफ ऑफ लगाकर आपके पति का नाम होना जरूरी है, तभी आपको उस विधवा कैटेगरी का लाभ है वो वहां पर मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। और इस श्रेणी की जो भी महिला है वो पुनर्विवाह नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र है वो संलग्न करेगी, तभी उसको विधवा कैटेगरी का जो लाभ है वो मिलेगा। इसके अलावा जो भी परित्यक्ता महिला है, परित्यक्ता महिला के बारे में आप देखना, सक्षम न्यायालय के द्वारा जारी की गई जो डिग्री है उसकी आपको प्रति लेकर उपस्थित होना जरूरी है। जब तक आप डिग्री लेकर नहीं जाओगे तो आपको परित्यक्ता महिला की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और जो भी निःशक्त जन है उसके मामले में सक्षम अधिकारी के द्वारा यानी मेडिकल बोर्ड के द्वारा 40% या इससे अधिक अगर निःशक्त जन है तो आपको उसकी एक फोटोकॉपी है प्रमाण पत्र की, वो यहाँ पर साथ लेकर जानी पड़ेगी, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित है उनको सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र और जो पत्रों की जो फोटोकॉपी है वो वहां पर लेकर जानी पड़ेगी। और उक्त खेल प्रमाण पत्र और इसकी प्रति भी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना जरूरी है। ठीक है, तभी आपको स्पोर्ट्स कोटे का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो भी भूतपूर्व सैनिक है उसको डिस्चार्ज डायरी और एनओसी की जो प्रति है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर लेकर जानी पड़ेगी। इसके अलावा अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र थे वो ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ओरिजिनल ही आपके वहां पर जमा होंगे। और अंतिम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा जारी किया गया जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी भी आपको ओरिजिनल प्रति लेकर जानी है और उसकी फोटोकॉपी भी आपको करवा लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका हस्तलिखित है वो बोर्ड की वेबसाइट के उपलब्ध प्रारूप है वो स्व प्रमाणित, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और पहले सेट के साथ में लगा देना और दूसरे सेट के साथ में आपको उसकी फोटोकॉपी है वो लगाना। यानी एक सेट के साथ में तो आपको वो जो हस्तलिखित है वो ओरिजिनल लगाना है और दूसरे सेट के साथ में उसकी फोटोकॉपी है वो लगा देनी है। इसके अलावा आपको शपथ पत्र लगाना है, जो भी आपने शपथ पत्र बनवाए हैं सभी के ऊपर आपको नोटरी करवानी थी, जो नोटरी से सत्यापित करवाया हो जो भी शपथ पत्र है तो दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाना है। और अगर फर्जी दस्तावेज आपका पाया जाता है तो वहां पर आपको आपकी स्वयं की उसमें जिम्मेदारी होगी। तो जो भी आपने शपथ पत्र बनवाया है तो वो शपथ पत्र आपका एक सेट में तो ओरिजिनल लगाना है और दूसरे सेट में उसकी फोटोकॉपी करके सभी जो शपथ पत्र हैं वो दूसरे सेट में लगाने हैं। इसके अलावा अगर आपका विवाह हो गया है तो आपका मेरिज सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना कंपलसरी है। ठीक है, मेरिज सर्टिफिकेट आपको लेकर ही जाना है। इसके अलावा अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल, निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र और जो भी अन्य प्रमाण पत्र हैं उनका खुद अवलोकन कर ले। और अगर नाम में स्पेस में, जैसे आपका सुनील पचार के नाम में अगर सुनील और पचार के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है, इसके अलावा स्पेस से संबंधी अंतर होने पर आपको शपथ पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, कितने दिन से मैं कह रहा था, काफी अभ्यर्थी हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल आपका जो सिलेक्शन है ना वो इन छोटी छोटी चीजों के कारण नहीं अटकेगा। अगर आपके जो नंबर है आप मेरिट में आते हो तो अगर आप एक शपथ पत्र लगाते हो ना तो बिल्कुल ये बहुत छोटी चीजें हैं। सबसे मेन है आपकी तैयारी। अगर आपकी तैयारी ढंग की है, आपका सिलेक्शन हो रहा है तो इन छोटी छोटी गलतियों के कारण आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर आप एक शपथ पत्र लगा देते हैं तो बिल्कुल आपका काम है वो आसानी से बन जाता है। अभ्यर्थी पात्रता जांच है तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र यानी जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी 2 प्रतियां आपको साथ लेकर जानी है और स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ यानी आपका आधार कार्ड है वो आपको लेकर जाना है और 2 पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको लेकर कंपलसरी है, लेकर ही जाना है। इसके अलावा आपको जो भी मूल दस्तावेज है उनके साथ में कार्यालय में निर्धारित दिनांक और समयावधि को उपस्थित होना है। अब कौन सी समयावधि है, कौन सी दिनांक है, इसको लेकर आपको अपडेट दे दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। और यहाँ पर अगर आप उस तय समय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा और उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी अभ्यर्थी की खुद की। इसके लिए आप किसी भी प्रकार से बोर्ड को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो ये जो है वो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सारी जो जानकारी है वो शेयर की गई है। तो आप सभी के साथ मैंने इसको शेयर कर दिया। अगर किसी भी प्रकार की आपकी अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करें ताकि उनको भी ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।